हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम लॉबर्स और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सर, आज की वीडियो के अंदर मैं कोई भी लीगल टॉपिक नहीं कवर करने वाला। आज मैं आप लोगों के साथ एक लीगल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि निर्भया, जो कि एक बहुत ही बड़ा नाम बन गया और जिसकी डेथ को अब 8 साल हो गए हैं, आज मैं उस केस के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे मैं निर्भया के पेरेंट्स से मिला था, निर्भया के रेपिस्ट से मिला था और क्या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा था। आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखना कि एक बहुत बड़ा मैसेज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कौन भूल सकता है 16 दिसंबर 2012 की वो रात, जिस रात 5 दरिंदों ने, ह्यूमन तो उनको नहीं कहा जा सकता, और एक माइनर ने मिलकर ब्रूटली 23 साल की एक पैरामेडिकल स्टूडेंट, जिसको बाद में नाम निर्भया दिया गया, उसका गैंग रेप करा, उसको बहुत बुरी तरीके से इंजर करा, उसके कपड़े उतार के और उसको सड़क पे मरने की हालत में छोड़ दिया ठंड की रात में, बहुत ज़बरदस्त। तो इस केस को पूरे ही दिल्ली को नहीं, पूरे ही इंडिया को भी नहीं, पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया था और वर्ल्ड की मीडिया ने इसको कवर किया था, जिसकी वजह से एक वुमेन सेफ्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन क्रिएट हो गया था इंडिया के अंदर। तो फ्रेंड्स, 16 तारीख को उसके साथ ये ऐसा गंदा इंसिडेंट हुआ। 26 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा कि उसकी अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और उसको सिंगापुर भेज देना चाहिए फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक भी मैंने र्यूमर सुने हैं कि 26 तारीख को जब उसको सिंगापुर भेजा गया तो वो ऑलरेडी मर चुकी थी, वो ऑलरेडी डेड थी। गवर्नमेंट को ये पता था अगर उन्होंने यहाँ पे इसको रिपोर्ट कर दिया तो यहाँ के प्रोटेस्ट कंट्रोल नहीं होंगे, तो इसीलिए उसका सिंगापुर भेजा गया। 29 दिसंबर को 2012 को उसने सिंगापुर में आखिरी सांस ली और 30 दिसंबर को उसको वापस इंडिया लाया गया और रात में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मीडिया को भी कोसूंगा, क्योंकि मीडिया ने एक्चुअली में कम बताया है उसके ऊपर क्या इंजरीज हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है निर्भया केस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये अपील सुनी थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिटेल में बताया है कि निर्भया के ऊपर एक्चुअली में क्या क्या इंजरीज और क्या क्या उसका ट्रॉमा दिया गया था। अगर आप वो पढ़ना चाहो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है। जब मैंने वो जजमेंट पढ़ी थी तो जेन्युइनली मेरे पैर कांपने लग गए थे, इतना मेरा दिल घबराने लग गया था कि ऐसा कोई किसी के साथ कैसे कर सकता है। तो अब फ्रेंड्स, मैं बात करूं कि मैं निर्भया के पेरेंट्स से कैसे मिला। तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन टीम का पार्ट था जो कि एक अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रही थी, जिसका नाम था शहीद भगत सिंह मेमोरियल एज वेल एज ब्रेवरी अवार्ड, जो कि 2014 में मैंने ऑर्गेनाइज करवाया था और उसकी मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम का मेन पार्ट था। अब उसमें हमने डिसाइड किया था कि हम निर्भया के पेरेंट्स को भी भगत सिंह ब्रेवरी अवार्ड देना चाहते हैं, शहीद भगत सिंह ब्रेवरी अवार्ड देना चाहते हैं। तो मेरे सीनियर उनको उनके घर पे इनवाइट करने गए, उनके पेरेंट्स के घर पे उनको इनवाइट करने गए, जो तब द्वारका रहते थे, अभी मुझे नहीं पता वो कहाँ रहते हैं। तो जब मेरे सीनियर वापस आए तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसा लगा उनके घर में जाके। तो मेरे सीनियर ने कहा कि उनके घर में मुझे एक ऐसी चीख थी जो बस सुनाई नहीं दे रही थी। अब इवेंट से पहले मैं उनसे कॉन्फर्मेशन लेना चाहता था कि हाँ, वो इवेंट पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो मेरे पास बहुत सारे नंबर्स थे और मैंने नंबर सेव नहीं कर रखे थे। तो मैंने उनका नंबर जब ट्रू कॉलर में सर्च किया तो मेरे होश उड़ गए सुन के। जब मैंने ट्रू कॉलर में देखा तो उसमें लिखा आ रहा था निर्भया के फादर का नाम बद्री प्रसाद गैंग रेप, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे शर्म आई जब मैंने ये ट्रू कॉलर में उनका नाम देखा। तो एनी हाउ, जब हमने उनको इवेंट में बुलाया तो आप फोटोज़ यहाँ पे देख सकते हो। तो जब वो इवेंट में आए तो मैंने सोचा था मैं उनसे ये पूछूंगा, वो पूछूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करूंगा, लेकिन जब मैं उनसे मिला एक्चुअली मैं कुछ भी नहीं पूछ पाया। बिल्कुल मैं स्पीचलेस हो गया, बिल्कुल मैं म्यूट हो गया और मुझसे एक भी शब्द मेरे मुँह से नहीं निकला। तो ये तो थी उसके पेरेंट्स की बात। अब मैं बात करता हूँ कि कैसे मैं उसके रेपिस्ट से मिला। तो ये 30 जनवरी 2019 का दिन था। मैं दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो तब के चीफ जस्टिस थे दिल्ली हाई कोर्ट के, श्री राजेंद्र मेनन, उनकी कोर्ट में था। एक PIL मैटर में आर्ग्यू कर रहा था और जैसे ही मैं केस रिप्रेजेंट करके साइड हुआ तो मेरी नज़र पीछे गई और मैंने देखा कि 2 लोग खड़े थे, उनके साथ एक पुलिस वाले या 2 पुलिस वाले भी थे। एंड आई वाज लाइक कि इनको मैंने कहीं देखा है। एंड फिर जब मुड़ के मैंने देखा तो अरे, मुझे पता लगा कि ये एक्चुअली में मुकेश है, जो कि प्राइम एक्यूज था निर्भया के केस के अंदर। एंड फिर जब मैं पीछे मुड़ा तो मेरा और मुकेश का कुछ सेकंड्स के लिए आई कांटेक्ट हुआ। मुकेश के साथ एक और पर्सन भी था जो दूसरा रेपिस्ट था, शायद वो अक्षय था या वो पवन था, इन दोनों में से कोई थे, मुझे एक्चुअली अब उनके नाम याद नहीं है। और कुछ देर के लिए उनका मेरे साथ आई कांटेक्ट हुआ और उसके बाद मुझे इतनी डिस्गस्टिंग फीलिंग हुई कि मैं फिर वो कोर्ट रूम से निकल गया। एंड जेन्युइनली वो लोग देखने में ह्यूमन लग रहे थे,
मुझे लगा वो एक्चुअली में मॉन्स्टर्स थे जो उन्होंने काम किया, वो किसी मॉन्स्टर से कम का नहीं था, लेकिन वो लग ह्यूमंस ही रहे थे। उस रात मैं इतना डिस्टर्ब हो गया कि मैं जेन्युइनली सो नहीं पाया था, सोच सोच के, वो जजमेंट याद कर कर के कि इन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। तो फाइनली फ्रेंड्स, इनको फिर मार्च 2020 के महीने में इनको फांसी दे दी गई। लेकिन उस इंसिडेंट से लेके आज तक निर्भया वाले केस में बहुत सारे चेंजेस करवाए। फॉर एग्जांपल, क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट हुई, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने, निर्भया फंड्स बना, लेकिन ग्राउंड पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ। कैसे? अगर फ्रेंड्स मैं आपको कुछ डेटा पढ़ के सुनाऊं तो NCRB का ये डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये डेटा है कि 2019 के अंदर 4,05,861 केसेस अगेंस्ट विमेन रिकॉर्ड हुए थे। ये वो केसेस है जो सिर्फ रिकॉर्ड हुए हैं, ऐसे और भी बहुत सारे केस होंगे जो रिकॉर्ड ही नहीं हुए होंगे, जो कि 7.3% से बड़े 2018 के कंपैरिजन में। 2018 में केसेस थे 3,78,236, जो कि बढ़ के 4,05,861 केसेस हो गए 2019 के अंदर। एंड इन 4,05,000 केसेस में से अप्रॉक्सीमेटली 8% केसेस रेप के थे, यानी कि 32,468 केसेस अलोन 2019 में रिकॉर्ड हुए हैं, जिसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो रफली 80 to 90 केसेस एवरी डे पूरे इंडिया में रेप के रिकॉर्ड होते हैं। एंड अगर फ्रेंड्स मैं निर्भया फंड के बारे में बात करूं तो इसमें कांग्रेस गवर्नमेंट भी एज वेल एज यूपीए गवर्नमेंट या एनडीए गवर्नमेंट दोनों की दोनों फेल रही, क्योंकि आज तक जितना भी पैसा निर्भया फंड के अंदर डाला गया उसमें सिर्फ और सिर्फ 10% पैसा ही यूज़ हुआ है। बाकी के पैसे का क्या करना है उसका कोई भी गवर्नमेंट कोई क्लू नहीं है। आप चाहो तो ये डेटा अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो कि निर्भया फंड का पैसा अनयूटिलाइज पड़ा है, जिसका कोई पर्पस भी सॉल्व नहीं हुआ है। तो क्या निर्भया के इंसिडेंट के बाद बहुत चीज़ें बदली? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, शक्ति मिल्स का गैंग रेप केस, उन्नाव का रेप केस, कथुआ का गैंग रेप केस, उसके बाद दिशा गैंग रेप केस जो आंध्र प्रदेश का हुआ, जिसमें वाइड स्प्रेड लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उसके बाद उनका एनकाउंटर भी करा गया। तो क्या सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देने से, क्या डेथ पेनल्टी देने से क्राइम अगेंस्ट वीमेन रुक जाएंगे? तो फ्रेंड्स, मैं आज आप सब लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि ये प्लीज़ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपके घर में भी विमेन है, कि जिस देश में हम विमेन को एज अ गॉडेस, एज अ दुर्गा, एज अ लक्ष्मी पूजते हैं, जब तक हम वुमेन को उतनी ही रिस्पेक्ट नहीं देंगे जितनी हम उनको पूजा में देते हैं, जब तक हम अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, तब तक आप कोई भी कानून बना लो, कोई भी कोड बना लो, क्राइम अगेंस्ट विमेन नहीं रुकने वाली। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने सब दोस्तों के साथ ये शेयर करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो एक बार इंसिडेंट हो गया वो किसी और के साथ हो, क्योंकि ये पेन अनबियरेबल होता है। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।